हेलो दोस्तों। आज हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल पर बात करेंगे। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के यानी 1911 में जब रदरफोर्ड ने अपनी एटॉमिक मॉडल दी, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, उसके 2 साल बाद नील बोर ने ये एटॉमिक मॉडल सामने रखा। तो क्या था वो एटॉमिक मॉडल, आइए देखते हैं। दोस्तों, हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। इस मॉडल को प्रपोज किए थे नील बोर, वो भी 1913 में। सो दिस मॉडल was proposed by Neil Bohr in 1913। अब इस मॉडल की खासियत ये थी कि ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एग्री करता था। ये रदरफोर्ड के मॉडल को पूरी तरह से डिनाई नहीं करता था। इस मॉडल में बोर्स थ्योरी में रदरफोर्ड की कही हुई बातों को वो एक्सेप्ट भी करता था, जहां जहां थोड़े थोड़े गलती थी उसको करेक्शन भी किया और कुछ नए पोस्टुलेट्स भी इन्होंने दिए। तो इसके पोस्टुलेट्स क्या थे? इट्स पोस्टुलेट्स आर, क्या क्या पोस्टुलेट्स थे? पहला पोस्टुलेट, अच्छा, इन्होंने एग्री क्या किया? पहले तो इन्होंने कहा कि एक एटम में जितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इसलिए ये न्यूट्रल होता है। ये पोस्टुलेट इनका नहीं था, ये पोस्टुलेट था रदरफोर्ड का, और ये उसे एग्री करते थे। लेकिन और क्या था? वो कहते थे कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज और मास हैं वो एटम के सेंटर में रहेंगे, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे। ये रदरफोर्ड का कहना था, उसे बोर एग्री करते थे। अब रदरफोर्ड का यह भी कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमते रहेंगे, जिन सर्कुलर पाथ्स को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। लेकिन इस बात से नील बोर इत्तेफाक नहीं रखते थे। नील बोर का कहना था इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, सर्कुलर पाथ में भी घूमेंगे, लेकिन सभी सर्कुलर पाथ में नहीं, इसमें 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 नहीं, हर सर्कुलर पाथ में वो नहीं घूमेगा। तो कहां घूमेगा? वो सिर्फ कुछ परमिटेड पाथ में घूमेगा, जिसे कहा जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या कहा जाता है? स्टेशनरी ऑर्बिट। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस only in certain permitted orbits called stationary orbit। इलेक्ट्रॉन्स कुछ परमिटेड ऑर्बिट्स में घूमेंगे, जिसे स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। और क्या कहा? इसे स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि रदरफोर्ड के कहानी में था कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहां एक दफा घूमेगी तो इलेक्ट्रॉन की जो है एनर्जी वो लॉस होती जाएगी, और धीरे धीरे वो एक स्पाइरल पाथ बनाकर न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगी। ऐसा रदरफोर्ड की थ्योरी के हिसाब से था। लेकिन नील बोर कहते हैं कि यहां पर जब तक इलेक्ट्रॉन घूम रही है, जब जब तक इस पाथ में घूम रही है, जिसे मैं स्टेशनरी ऑर्बिट कह रहा हूं, घूमने की वजह से उसकी कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। as long as the electron revolve in stationary orbit, जब तक वो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगी, इट विल नॉट लूज एनर्जी, ये एनर्जी लूज नहीं करेगी ड्यू टू इट्स रिवॉल्यूशन। ये अपने घुमाव के लिए, क्योंकि ये घूम रही है, इस रीजन से इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी।
लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट है या नहीं है? आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो उन्होंने कहा कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दी एंगुलर सॉरी द ऑर्बिट इज अ स्टेशनरी ऑर्बिट जिसमें इसकी एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। उन्होंने कहा द ऑर्बिट इज सेड टू बी अ स्टेशनरी ऑर्बिट if angular momentum of electron in that orbit is integral multiple of h/2π। जहां पर h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल वो हो रहा है वही स्टेशनरी ऑर्बिट है, जहां नहीं है वहां स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं है। यानी कि L मस्ट बी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ h/2π। अब L क्या है? L होता है एंगुलर मोमेंटम। मान लीजिए इसकी मास m है, ये रेडियस r है, इसकी स्पीड v है, तो L का वैल्यू बनता है mvr। तो mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। जहां जहां इलेक्ट्रॉन ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा वो ऑर्बिट ही स्टेशनरी ऑर्बिट है। जहां ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता वो स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं है। ये इक्वेशन 1 है। ठीक है। अब इस इक्वेशन 1 में कौन क्या है इन्हें आइडेंटिफाई भी जरा कर लेते हैं। कौन क्या क्या है यहां पे? ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में कौन क्या है? यहां यार m जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v जो है वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग ऑर्बिटल स्पीड कहेंगे तो और बेहतर होगा। r जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। n क्या है? n उस ऑर्बिट का नंबर है ना, n इंटीजर है ना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि n वो ऑर्बिट नंबर है। कौन से नंबर का ऑर्बिट है वो बताता है n, एक नंबर है। ऐसे नंबर को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। और क्या है? h है जी, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जहां ये इक्वेशन 1 सेटिस्फाई होगा वहां वहां और इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के चलते उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी और उन्हीं ऑर्बिट को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। और क्या कहा? अब ये बात तो तय था कि एक ऑर्बिट है जिसे हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, मान लीजिए न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट तो नहीं होगा ना, बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे। तो ये एक और ऑर्बिट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो E2 है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो E1 है। तो अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो E2 से E1 में जंप कर रही है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगी, ऐसे ही तो जंप नहीं कर सकती, तो उसे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर एनर्जी इमिट करना होगा, एनर्जी छोड़ना होगा, है ना। तो उसका वो तीसरा पोस्टुलेट था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट माने ये जिसको हम लोग हायर एनर्जी लेवल कह सकते हैं, है ना, जहां पे है ना हायर एनर्जी लेवल, टू लोअर ऑर्बिट
इट रेडिएट्स एनर्जी। और वो एनर्जी कैसे रेडिएट करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तौर पर रेडिएट करती है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर E2 है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपर ऑर्बिट, ऊपर वाले ऑर्बिट में E1 है, क्योंकि जिस किसी भी इलेक्ट्रॉन माने जिस किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगी वहां पे उसकी कोई तो एनर्जी होती होगी ना, दैट इज E1 एंड E2। E1 क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर ऑर्बिट। और ये जो रेडिएशन छोड़ा गया है, मान लीजिए इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो f है, एंड f इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव, देन अगर ऐसा है तो HF मस्ट बी इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ये था उनका तीसरा पोस्टुलेट। यानी इस EM वेव की एनर्जी, HF माने क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, ये तो एनर्जी ऑफ द वेव देगा ना। तो ये जो EM वेव रेडिएट हुआ है, इसकी एनर्जी इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस जितना होगा। ये था तीसरा पोस्टुलेट। और आखिरी पोस्टुलेट में वो कहते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस है ना स्टेशनरी ऑर्बिट में रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, यहां पे रोटेट तो नहीं, रिवॉल्व कर रही है यहां पे, जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है तब तक उस पर मैकेनिक्स के लॉ एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर वो यहां से यहां तक जंप कर रही है, ट्रांजिशन स्टेट में है, तो उस पर कोई मैकेनिक्स का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उनका कहना है कि जितने भी लॉज ऑफ मैकेनिक्स हैं वो सब इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल है, लेकिन कहां? ओनली इन द स्टेशनरी ऑर्बिट, ओनली इन द स्टेशनरी ऑर्बिट। ट्रांजिशन के टाइम पे उस पर कोई लॉ नहीं लगेगा। ऑल द लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर एप्लीकेबल to electrons only in their stationary orbit, not in transition state। जब वो ट्रांजिशन स्टेट में हो तब उन पर कोई लॉज नहीं लगता। तो ये 4 पोस्टुलेट्स थे बोर्स एटॉमिक मॉडल में, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ परमिटेड ऑर्बिट्स में घूमेगी जब तक इलेक्ट्रॉन्स, पहला जो उनका था, जब तक इलेक्ट्रॉन्स परमिटेड ऑर्बिट में घूमेगी तब तक उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। कौन सा ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट होगी? वही ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो L मस्ट बी n टाइम्स मल्टीपल ऑफ h/2π। इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल की खासियत थी, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रही होगी, पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रही होगी, वो EM वेव छोड़ेगी, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ EM वेव, जिसका एनर्जी जो इन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस जितना होगा। और वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब तक स्टेशनरी ऑर्बिट में है तब तक उस पर सारे लॉज ऑफ मैकेनिक्स एप्लीकेबल होंगे, ट्रांजिशन स्टेट में नहीं होंगे। सिर्फ यही 4 ही बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स हैं। दोस्तों, इस तरह से नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसने ना केवल रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स को एक्सेप्ट करा, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो छोटे छोटे लिमिटेशंस थे उसको उन्होंने रेक्टिफाई किया।
क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जैसा एक कॉन्सेप्ट उन्होंने इसमें बिल्डअप किया और कुछ नए पोस्टुलेट्स भी दिए। तो ये था नील बोर का एटॉमिक मॉडल।